हेलो दोस्तों, मेरा नाम कबीर है। आज मैं आपको यहाँ अपनी एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आया हूँ। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी बहन, जिसे हम जानवी बुलाएंगे, को फाइनेंशियल सपोर्ट देने से इनकार कर दिया जब उसने कई सालों के बाद मुझे मैसेज भेजा कि उसे एक समस्या है। जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे बताया कि वो बहुत कुछ झेल रही हैं और नशे की लत से उबर रही हैं। उसने मुझे बताया कि उसके डीलर पर उसका कर्ज है और उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया और उसे वहीं छोड़ दिया। क्या इसमें गलत मैं हूं? मैं कबीर हूं, एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूं। न्यूनतम शिक्षा के बावजूद मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूं। मेरी जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। मुझे मुश्किल से खाना मिलता था और मेरे परिवार में मेरे मामा के अलावा कोई भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। हम जन्मदिन के गिफ्ट के रूप में मैकडॉनल्ड्स में खाते थे और हफ्ते में 2 बार अपने मामा के घर जाकर कार्टून देखना ही हमारा मनोरंजन था। जब मैं सिर्फ 1 साल का था, मेरे मम्मी पापा दोनों एक बहुत बुरी दुर्घटना का शिकार हो गए जब एक नशे में धुत ड्राइवर, या शायद सिर्फ एक मूर्ख, गलत लेन पर गाड़ी चला रहा था और मेरे पापा बचने के लिए एक पेड़ की ओर मुड़ गए। मेरी प्रेग्नेंट मम्मी के पैर पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो दिया। उस भयानक दुर्घटना में मेरे पापा की डेथ हो गई। वो शराबी जो उनकी ओर गाड़ी चला रहा था, किसी को भी उसके गाड़ी की प्लेट नंबर नहीं दिखी थी और वो बच के निकल गया। मैं आमतौर पर अपने गुस्से के प्रति बहुत सहनशील हूं और गुस्सा नहीं होता। मैं अपनी भावनाओं को अच्छे से संभाल लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं उस खूनी आदमी के लिए सबसे ज्यादा बुरे हालातों की उम्मीद करता हूं। ये लिखते हुए मैं गुस्से से आग बबूला हो रहा हूं, भले ही इतने साल हो गए हों, क्योंकि मैं आज इसको महसूस कर रहा हूं। वे अभी भी वहां हैं। फिर मुझे इस तरह महसूस करने की इजाजत है। मेरे पास गुस्सा या उदास महसूस करने का समय था, लेकिन मेरी बेचारी मम्मी के पास दुख मनाने का भी समय नहीं था। उस दिन उन्होंने 2 लोगों को खो दिया और बीच में कहीं उन्होंने खुद को भी खो दिया। उनका सारा इंश्योरेंस मेरी मम्मी के इमरजेंसी ट्रांसप्लांट और हाल ही में खरीदे गए घर की किस्तों में चला गया। शुरुआत में सब ठीक था। मेरी माँ अक्सर वैसा कहा करती थी। उन्होंने एक छोटे शहर की समाचार कंपनी में कॉमिक लेखिका के रूप में नौकरी की थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वो नौकरी में हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कभी भी हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की। मेरे पापा ने उनसे शादी की और वो उन पर निर्भर थी अपने ड्राइंग और कॉमिक्स लिखने में जुनून को पूरा करने के लिए। जब उनकी डेथ हुई तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया था और उनके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी, इसीलिए वो कॉरपोरेट या किसी भी चीज में काम नहीं करती थीं। जाहिर है, लेबर और वेटिंग टेबल कोई ऑप्शन नहीं थे। पढ़ाना भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं था। इसलिए मेरी मम्मी ने लोगों को फॉर्म भरने में मदद और छोटी मोटी नौकरियां और कॉपी राइटिंग का काम किया। वो सब करने लगी जो उन्हें मिला था। ये काफी नहीं था, इसलिए हमने अपने मामा की फाइनेंशियल हेल्प पर भरोसा किया, जिन्होंने मुश्किल समय में हमारी मदद की। 16 साल की उम्र में मुझे हाई स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू करना पड़ा, क्योंकि मेरे मामा अपने परिवार और हमारे परिवार की देखभाल एक साथ नहीं कर पा रहे थे। उनकी शादी हो गई और वो इतने सारे लोगों का पेट भरने के प्रेशर से जूझ रहे थे। उन्होंने हमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन ये उनके ऑफिस में देर रात बिताने और उनकी पत्नी की शिकायत से साफ था कि कैसे वो अपना सारा समय काम पर बिताते थे और जब वो घर आते थे तो टेंशन में रहते थे। मुझे जो नौकरी मिली उसमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलती थी, लेकिन इससे घर में कुछ खाना जरूर आ जाता था। मैंने अपने मामा की मदद की और ये पक्का करने की कोशिश की कि हम सभी के पास कुछ न कुछ खाने को हो। हमें सरकार से विकलांगता अलाउंस मिला, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा मेरी बहन जानवी की कॉलेज शिक्षा में चला गया। वो एक प्राइवेट कॉलेज में जा रही थी, अभी भी घरेलू आय का ज्यादातर हिस्सा ले रही थी। उसने काम नहीं किया। वो अपनी दोस्त के साथ पढ़ाई के लिए पूरी रात बाहर रहती थी। मेरा मतलब है, हो सकता है कि वो पढ़ाई कर रही थी, लेकिन हर रात बाहर पढ़ाई करने के बावजूद उसे सच में औसत से ऊपर अंक नहीं मिले। या तो वो सचमुच बेवकूफ है या कुछ गड़बड़ है। जब भी जानवी कॉलेज गई तो शायद ही कभी हमारी उससे ढंग से बात होती थी। उसके घर पर रहने के बावजूद हम उससे मुश्किल से ही मिलते थे, और अगर आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं जानवी को जानता हूं, तो मैं ईमानदारी से कहूंगा कि नहीं। मैं उसके किसी दोस्त या उनके नाम को नहीं जानता था। जिन लोगों को मैं उसके साथ जानता था वे हाई स्कूल में मेरे सीनियर थे। मैं 17 साल का था जब जानवी आखिरकार कॉलेज पूरा करके घर वापस आई। यही वो समय था जब मेरी दुनिया एक बार फिर उलट पुलट हो गई। मैं और मेरी बहन कभी करीब नहीं थे, लेकिन उसने जो किया
वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं करेगा। जानवी के ग्रेजुएशन होने के बाद सब कुछ बदल गया। मेरी मम्मी लगातार सिरदर्द के बाद अपनी जांच के लिए गई थी और खून निकालने के बाद वो बेहोश हो गई। डॉक्टरों ने उन पर टेस्ट किए। फिर 1 या 2 हफ्ते के बाद हम रिपोर्ट लेने गए। तभी हमें अपनी मम्मी के बारे में इतनी बुरी खबर मिली। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था जिसके लिए इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी। खैर, इंश्योरेंस और सब कुछ होने के बावजूद ये पूरी तरह से कवर नहीं हो पा रहा था और ये अभी भी हमारे लिए बहुत ज्यादा था। क्योंकि मैं बहुत छोटा था, इसलिए मैंने जानवी से कर्ज लेने के लिए कहा। उसने उसी दिन जाने का वादा किया, लेकिन जब वो गई तो 12 घंटे बाद भी वापस नहीं आई। हमने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। मैं बैंक भी गया, लेकिन वो वहां नहीं थी। पूरे दिन उसके लापता रहने के बाद मैं 5 मिनट की झपकी लेने के लिए अपने कमरे में गया, लेकिन मैंने अपने दरवाजे के ठीक पास एक नोट देखा। मुझे लगा कि जानवी ने इसे अंदर खिसका दिया होगा। मुझे लगभग यकीन था कि वो भाग गई है। मुझे शुरू में लगा कि ये चिंता थी कि उसे लोन नहीं मिलेगा। मैं अपने बिस्तर पर अकेला बैठा था। जो कुछ मुझे पहले से ही पता था कि उस पर लिखा था, वो सोचकर मुझे डर लग रहा था। ये बहुत मजेदार होता अगर कागज पर एक झोंक लिखा होता। हालांकि ये बिल्कुल वही था जैसा मैंने अनुमान लगाया था। मैंने नोट को भीगी आंखों से पढ़ा। जानवी ने उसे कांटेक्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। जिस दिन मम्मी को बीमारी का पता चला, उसी दिन उसने अपना बैग पैक करके एक दोस्त के लिए हमें छोड़ दिया था। उसने अपना फोन बंद कर दिया था और पुराना सिम कार्ड तोड़कर नया सिम कार्ड खरीद लिया था। वो एक दोस्त के साथ जा रही थी, बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि कहां, क्यों, कैसे, या यहां तक कि कौन सी दोस्त थी। मैंने आसपास पूछा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कौन सी दोस्त है या उसके प्लान्स क्या है। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैंने लगभग तुरंत ही उसके बारे में सोचना छोड़ दिया, क्योंकि अब मेरी मम्मी को बचाने की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरे मामा पर थी। हमने अपने मामा की कार बेच दी और उनकी सर्जरी कराने के लिए पैसा इकट्ठा किया। ईमानदारी से कहूं तो अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था। हमने जानवी को मंजूरी मिलने के इंतजार में, फिर उसका इंतजार करते हुए और फिर उसकी तलाश में 5 दिन बर्बाद कर दिए थे। पीछे मुड़कर देखने पर वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। NHS, इंश्योरेंस और दोस्तों और परिवार के माध्यम से किसी तरह बाकी पैसा जुटाने के बावजूद मेरी मम्मी के ट्यूमर का पता बहुत देर से चला और वो सर्जरी तक भी जिंदा नहीं रही। सर्जरी के लिए जाने से 2 दिन पहले ही वो मेरी बाहों में मर गई। इसलिए अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपनी मम्मी की मौत के लिए अपनी बहन को दोषी मानता हूं, तो मैं हाँ नहीं कहूंगा। वो ट्यूमर होगा। अगर वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाती तो क्या मैं अपनी मम्मी को बचा पाता? हो सकता है हमने पहले ही सर्जरी करवा ली होती और उन्हें बचा लिया होता। मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूं और मैं अपनी मम्मी की मौत के लिए उससे नाराज नहीं हूं। मुझे उन पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसने मेरी मम्मी को ऐसा महसूस कराया जैसे उनकी परवाह उसे नहीं थी, जैसे वो जिंदा रखने लायक इंसान नहीं थी। कल्पना कीजिए कि एक औरत का अजन्मा बच्चा और पति, सब कुछ एक पल में छीन लिया गया। अब कल्पना करें कि वो शोक मनाने और ठीक होने के लिए खुद के लिए 1 सेकंड भी नहीं निकाल रही है, बल्कि उन बच्चों पे ध्यान दे रही है जो अभी भी जिंदा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शोक मनाने के लिए कोई भी बुरा है। सच में विश्वास करें कि आगे बढ़ने से पहले आपको ठीक हो जाना चाहिए। इसके बजाय मैं आपको उसकी सिचुएशन समझा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि वो अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी कर सकती थी वो कर रही थी और उनमें से एक उन्हें तब छोड़ता है जब वो मरने वाली थी। कल्पना कीजिए कि वो किस दौर से गुजरी होगी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे उस सारे दर्द के लिए गुस्सा आ रहा है जो मेरी मम्मी को ये जानकर हुआ था कि उनकी बेटी उनके मरते समय उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। जानवी अंतिम संस्कार में भी नहीं आई। ये ठीक होता अगर वो नहीं जानती कि हमारी मम्मी मर गई है, लेकिन वो जानती थी और उसने फिर से दरवाजे पर एक गुलाब और एक टॉफी के साथ एक नोट छोड़ा। अब तुम अकेले हैं, अपना ख्याल रखना और मम्मी की मौत का दुख मुझे भी है XOXO। मुझे सब कुछ याद है क्योंकि नोट पढ़ने के बाद मैं गुस्से में चिल्ला रहा था। यह सबसे असंवेदनशील चीज है जो मैंने कभी देखी है। उसके बाद मैंने अपनी बहन से कभी बात नहीं की, भले ही मैंने उसके दोस्तों से मेरी मदद करने की रिक्वेस्ट की। मैं एक किशोर था जिसके न मम्मी पापा थे और न ही भाई बहन। इन सभी सालों में मेरे पास केवल मेरे मामा और उनकी पत्नी का सपोर्ट था। मुझे उम्मीद थी कि हमारी मम्मी की डेथ के बाद वो हमसे मिलने आएंगी, लेकिन 3 साल की चुप्पी के बाद मैंने मान लिया कि वो या तो मर चुकी थीं या कम से कम मेरे लिए तो मर चुकी थीं। मेरी मम्मी की डेथ के बाद
मेरी जिंदगी और मेरी प्लान्स महत्वपूर्ण रूप से बदल गईं। जहां मैं 5 साल की मेडिकल डिग्री करने का प्लान बना रहा था, स्कॉलरशिप के बाद भी ये बहुत महंगा था, इसलिए ज्यादा ओन ऑप्शन नहीं थे। इसके अलावा ये कोर्स मुझसे बहुत सारा समय मांगता और मुझे कोई भी नौकरी नहीं करने देता। मैं मेरे मामा और उनकी पत्नी के साथ रहने लगा। मैंने मेरी मम्मी की चीजें, जैसे उनके गहने और कपड़े, फर्नीचर जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी, और ऐसी ही काफी चीजें बेच दी। जब मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ पढ़ाई करनी शुरू कर दी। मैं जानता था कि अब मेरे पास अच्छी शिक्षा पाने और अकेले ही सब कुछ करने के अलावा कुछ नहीं है। मैंने लगभग 1 साल तक ऐसा किया और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस में 3 साल की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर पाया। जैसे ही मैं 20 साल का हुआ, मैं अपनी मम्मी के घर लौट आया और अपना गुजारा करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी कर ली। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद मुझे अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल गई और मैंने बचत करना शुरू कर दिया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अपने लोकल जिम में मिला और अब मैं काफी अच्छा कर रहा हूं। हम घर में आधा आधा योगदान देते हैं। वो अभी मेरी मम्मी के घर में मेरे साथ रह रही है और अब हम दोनों साथ में खुश हैं। मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं किसके लिए बचत कर रहा हूं, लेकिन गरीबी में बड़े होने की वजह से मैं अपना पैसा सोच समझकर खर्च कर रहा हूं। तो हाँ, ये कई साल पहले हुआ था और अब मैं 24 साल का हो गया हूं। मैं दर्द से उबर चुका हूं और अब ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरा पास्ट मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है। शुरुआत में जानवी और मैंने बात नहीं की, लेकिन उसके जाने के कुछ साल बाद उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना शुरू कर दी। साल बीतते गए और मुझे कभी कभी उससे पोस्ट कार्ड मिलते थे। छोटे छोटे नोट और तस्वीरें मुझे बताती हैं कि वो कहाँ थी। वो हिप्पियों के साथ पूरी दुनिया घूम रही थी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो इंडिपेंडेंट और खुश थी। फिर भी मैंने कभी उसे जवाब नहीं दिया या उसके पोस्ट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि फिर वो आने बंद हो गए और उसने मुझे मिलने के लिए मैसेज करने शुरू कर दिए। ये हालिया था। उसका पहला मैसेज सच में केवल कुछ महीने पहले था। उसने जोर देकर कहा कि वो अजमेर में थी और हमें मिलने की जरूरत है। मैंने ज्यादातर को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। पर यह तभी तक था जब तक उसने मुझे ये नहीं बोला कि वो एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। वो इस बात पर जोर देती रही कि यह जिंदा या मरने वाली बात है और इससे पहले कि कुछ बुरा हो, मुझे उसकी मदद करनी है। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। हम अजमेर के इस गंदे छोटे बार में मिले, जिससे मुझे थोड़ी निराशा हुई, लेकिन मैंने इसे जाने दिया। वो लगभग 45 मिनट देरी से पहुंची और उसकी आंख के नीचे चोट के निशान थे। हमने बियर पी और बैठकर छोटी मोटी बातें करने लगे। उसने मुझे उन जगहों के बारे में बताया जहां वो गई थी और जो चीजें उसने देखी थीं। उसने किसी से रिश्ता नहीं बनाया था क्योंकि वो दुनिया भर के लड़कों से मिलना चाहती थी। हालांकि 45 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से परेशान कर दिया। एक महिला दरवाजे से अंदर घुसी। उसने जानवी को कॉलर से पकड़ लिया और उसे बार के पीछे गली में खींच लिया। मैंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि वो मेरी बहन को मारने वाली है। मैंने अपनी बहन को जमीन पर कूड़े के पास खून से सने होठों के साथ देखा। मैंने उसे उठाया। जब तक वो ठीक नहीं हो गई, उसे अपने साथ घर वापस ले आया। जब हम घर पहुंचे तो मेरी गर्लफ्रेंड ने उसकी मदद की और उसे घाव को साफ किया। शुक्र है कि उसे किसी टांके की जरूरत नहीं पड़ी और ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे कोई भारी नुकसान हुआ है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वो उसकी डीलर थी। अपने सप्लायर को कुछ भी पैसा वापस न करने की वजह से वो कर्ज में फंस गई थी। जब मैंने उससे आगे समझाने के लिए कहा तो उसने मुझे ये बोला, उसका पूरा ग्रुप पैसे कमाता था और हर 3 महीने में वो थोड़ा ब्रेक लेकर कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरियां करते थे। वे सभी अमीर परिवारों से आते थे और उनके पास हवाई जहाज के टिकट और होटलों पर उड़ाने के लिए पैसा था। क्या आप जानते हैं किसके पास नहीं था? जानवी। लेकिन फिर भी उसके ग्रुप वाले उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे। ये सभी लोग पैसा होने के बावजूद नौकरियां कर रहे थे। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मेरी बहन ने काम करने से ही मना कर दिया। उसके दोस्त उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ ना ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उसके लिए पैसा देना बंद कर दिया और वादा किया कि वे उसे तभी वापस ले जाएंगे जब वो कम से कम फ्लाइट टिकट के लिए पैसे कमाने लगेगी। उसके बाद उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। ये मुझे अजीब लगा क्योंकि जब उसने मुझे मैसेज किया था तब से मैं उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहा था और वो लगातार पोस्ट करती थी, दिन में लगभग 3 बार।
लेकिन वो कभी भी ड्रग्स लेने वाली नहीं लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि पैसा न दे पाने की वजह से वो मुसीबत में पड़ गई है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। जब उसने मुझे बताया कि उसका कितने का कर्ज है तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। क्या ड्रग्स इतने महंगे होते हैं? मेरे पास अभी भी बचत का पैसा था। उसके जाने के बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा। उस पर दया आने के बावजूद हमारी मम्मी की बीमारी के समय उसने जिस तरह का व्यवहार किया था, उसकी वजह से मैं अपने आप को उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था। जब उसने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरी मम्मी को उनके आखिरी दिनों में परेशान किया तो ये सोचकर उसकी मदद नहीं करना चाहता था। जब वो मुझसे पैसे मांगने वापस आई और कहा कि वे उसे धमकी दे रहे थे तो मैंने सीधे मना कर दिया और उसे मेरे यहां से निकलने के लिए कहा। ठीक है, हाँ, ये एक बहुत कड़ा कदम था, लेकिन चीजों को मेरे नजरिए से देखिए। जब मैं 16 साल का था तब से ही मुझे काम करना पड़ा। मुझे कॉलेज जाने तक के लिए सोचना पड़ा था और वो एक महंगे कॉलेज में घुसने के बाद भी गंदे ग्रेड के साथ ग्रेजुएशन किया। मुझे अपनी मम्मी को दर्द से मरते हुए देखना पड़ा था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी उनसे नफरत करती है। मेरे और अपने भाई के वहीं मौजूद होने के बावजूद वो अकेली मरी थी। मुझे अपने मामा पर बोझ बनना पड़ा और जिंदा रहने के लिए उनके घर पर रहना पड़ा। मैंने वो पैसा उनसे लिया जो उन्होंने अपने खुद के बच्चे के लिए रखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी बहन ने कॉलेज की डिग्री पर सारा पैसा खर्च कर दिया था, जिसमें उसने ढंग से पढ़ाई भी नहीं की थी। जब मैंने अपनी बहन को बताया कि मैं इस सब के बारे में कैसा महसूस करता हूं, तो उसने मुझे आगे बोलने नहीं दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे नहीं समझ पा रहा था और मैं काफी ज्यादा असभ्य हो गया था। फिर उसने मुझे बताया कि वो गर्भवती थी और कई लोगों के साथ उसके संबंध होने की वजह से उसे काफी इन्फेक्शंस हो चुके थे। वो जानती थी कि अगर उसे कर्ज नहीं मिला तो मम्मी मर जाएगी, लेकिन वो उस बूढ़ी औरत से मुक्त होना चाहती थी और किसी ऐसे आदमी के लिए कर्ज में नहीं डूबना चाहती थी जिसके पैर भी नहीं थे। उसने फैसला किया कि वो उन्हें मरने देगी और मुझ पर और मामा पर बाकी सबकी जिम्मेदारियां छोड़ देगी। उसने कहा कि उसने मम्मी की कमाई से कुछ पैसे अलग रख दिए थे जिससे उसे तब तक सहारा मिला जब तक कि उसे हिप्पियों का ग्रुप नहीं मिल गया। उसने हमारी मम्मी को जानबूझकर मरने दिया। हमारे बीच तीखी बहस हुई और वो वहां से चली गई। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड और अपने मामा को इन सब के बारे में बताया। जहां मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी साइड ली, वहीं मेरे मामा इस बात से नाराज थे कि मेरी बहन ने मुझसे घुलने मिलने की कोशिश की और मैंने उसे वापस भगा दिया। उन्होंने मुझसे केवल एक बार जानवी की मदद करने की रिक्वेस्ट की और वो सब करने के लिए मुझे गधा कहा। अब मैं इस बात पर थोड़ा असमंजस में हूं कि क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या मैंने सही किया। तो रेडिट, क्या मैं गलत हूं? कुछ समय बाद मैं सीधे जानवी को पैसे नहीं देना चाहता था। कौन जानता था कि वो सचमुच पैसे लौटा देगी या लेकर भाग जाएगी। मैंने उस गंदे बार में गया जहां हम मिले थे और मुझे उस महिला का नाम पता चला जिसने दूसरे दिन जानवी को बाहर खींच लिया था। पता चला कि वो वहां आती रहती थी, लेकिन वो आमतौर पर बहुत फ्रेंडली थी। उस घटना से भी हर कोई हैरान रह गया था। ये युवती कभी भी हिंसक या गुस्सा नहीं होती थी। दरअसल वो जानवी के साथ उसी बार में घूमती थी। जब मैं इस लड़की से मिला तो मुझे एक एहसास हुआ, ये सब कुछ मेरे हाथ में था। मैं नशीली दवाएं नहीं लेता, न ही मैं इसे बेचता हूं। मैं बस इतना जानता था कि ये सब कौन करता है। मैं आसानी से उसको पुलिस में रिपोर्ट कर सकता था। मैंने उससे कहा कि उसे मेरी बहन को ड्रग्स बेचने और उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए उसे अब इसका फल झेलना होगा। मैंने उससे कहा कि मेरी बहन उसे एक पैसा भी नहीं देगी और ये लड़की जेल जाएगी। फिर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो रो पड़ी और फिर मुझे सब कुछ बताने लगी। कभी कोई ड्रग्स थे ही नहीं। मेरा मतलब है, कोई ज्यादा भयंकर ड्रग्स नहीं थे। जानवी नशे की आदी नहीं थी, न ही उस पर इस लड़की का कोई पैसा बकाया था। जानवी ने अपने ट्रेवल के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए ये साड़ी कहानी बनी थी। बस उसमें एक ही बात सच थी और वो ये थी कि उसके ग्रुप वाले उसे सच में अपने ग्रुप से निकालने वाले थे। उसे इस ग्रुप में फिर से शामिल होने और क्लबिंग और पार्टी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। उसने और इस लड़की ने मुझे धोखा देने का प्लान बनाया। जब उन्हें पता चला कि मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, वो इस लड़की को इस मदद के लिए थोड़ा पैसा देने वाली थी, इसलिए उसने मेरी बहन की मदद की। जब मैंने पुलिस के बारे में बात की तो वो नाराज हो गई और उसने मुझे सच बताने का फैसला किया। मुझे राहत महसूस हुई कि वो ड्रग्स के खतरे में नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए
मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भगवान का शुक्र है कि मैंने पैसे सीधे उसके हाथ में नहीं रखे, बल्कि पहले सच का पता लगाया। इस पोस्ट को टाइप करने के बाद मैं जाह्नवी से सभी कांटेक्ट खत्म कर रहा हूं। मैं उसे दोबारा नहीं मिलूंगा। मैंने उसे वो सब कुछ बताया जो मैंने इतने सालों में उससे नहीं कहा था, और सच्चाई सामने आ गई। उसने मेरी मम्मी को मार दिया और उसके लिए मुझे उससे नफरत है। मैंने उसे ये तक कहा। आखिरकार उसने रोते हुए हार मान ली और बचे हुए पैसे मुझे सौंप दिए, जो उसने अभी तक खर्च नहीं किए थे। उसने मुझे ढेर सारी पैसे देते हुए कहा कि उसके पास बस इतनी ही है। मैंने इसे ले लिया, लेकिन ये आधे से थोड़ा ही ज्यादा था। मैंने उससे बाकी पैसे देने को कहा, लेकिन फिर उसने चौंकाने वाली मांग कर दी। फिर उसने हमारी मम्मी के घर का आधा हिस्सा मांगा। मैंने उससे कहा कि मैं वहां रह रहा हूं और वो उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि उसके पास कानून भी था और वो जानती थी कि मैंने उससे पूछे बिना ही सारे गहने बेच दिए। फिर उसने मुझसे कहा कि पता लगाओ कि घर की लागत कितनी है और उसका आधा हिस्सा उसे दे दो, नहीं तो वो पुलिस के पास चली जाएगी। उसने कहा कि वो उसमें से बाकी पैसा मामा को लौटा देगी और मेरे पास उसे देने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं था। ये एक बहुत बड़ी रकम थी जिसमें मेरी ज्यादातर बचत और मेरी पत्नी की बचत का भी एक छोटा हिस्सा खत्म हो गया। हमारे पास अभी भी थोड़ा सा है और हम अपने जिंदगी को फिर से शुरू करने और सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए उत्साहित हैं। उसने अभी तक मेरे मामा को पैसे वापस नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो पैसे वापस कर देगी थोड़े और समय बाद। तो जिंदगी अब बहुत अलग है। मुझे अपना ज्यादातर पैसा प्रमोशन के बाद वापस आ गया। मेरी पत्नी, हाँ, मैं उससे बहुत खुश हूं। हम अभी भी अपने हनीमून फेज में हैं। को विरासत मिली है और ये सचमुच एक पारी की कहानी की तरह लग रहा था। मेरे चाचा भी खुश हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जाह्नवी ने सच में उन्हें हमारी मां के घर के जो पैसे मिले थे, उसमें से कुछ पैसे देकर सारा पैसा वापस कर दिया था। उसने फिर से पोस्टकार्ड भेजना शुरू कर दिया। वो सच में सिंगापुर गई थी। शायद मैं भी जाऊंगा। फिर से उसके पोस्टकार्ड आने बंद हो गए। मैं उत्सुक था, लेकिन मुझे उसकी इतनी परवाह नहीं थी। लेकिन उसकी ड्रग डीलर दोस्त याद है? उसने दूसरे दिन मुझे मिलने के लिए मैसेज भेजा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर उसने मुझे बताया कि मेरी बहन को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। उसका मतलब था कि मेरी बहन जेल में थी। कुछ महीने पहले एक मोटल से चोरी करने के बाद उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जाहिरा तौर पर जब वो वहां रह रही थी तो उसने रजिस्टर से सारे पैसे ले लिए थे और कैमरे ने उसके इस हरकत को पकड़ लिया था। उसने सच में सोचा कि क्योंकि ये एक छोटा मोटल था, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। खैर, बहुत से लोगों ने ध्यान दिया और वो और रिसेप्शनिस्ट जो इसमें शामिल थे जेल चले गए। उसे जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो थी जमानत के पैसे। वो कुछ महीनों में बाहर हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कि उसका दिमाग उसके पास वापस आ जाए और वो ये समझ जाए कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। अगर वो इतनी आलसी है तो उसे इसे वापस कमाना होगा या कम से कम किसी अमीर से शादी करनी होगी।